एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और आज आज हमारा टॉपिक है वो है महंगाई। ऑफ कोर्स एक पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और ऑफ कोर्स उसके ऊपर ज़ाहिर बात है एक बहुत ज़्यादा जो है वो अरे मैं कहाँ जाऊँ, ये ओके कैमरे इधर उधर मूव हो जाते हैं तो मैं सॉरी, मेरे आवाज़ कम आ रही थी मुझे। तो बात ये हो रही है कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाती है तो एक महंगाई जो है ना वो उसका रेशो बढ़ जाता है हर चीज़ में, दालें घी वगैरह सब में। तो ये इससे ज़्यादा मुतासिर ऑफ कोर्स सफ़ेद पोश लोग और बहुत गरीब लोग जो तबका है वो बहुत तकलीफ़ में आ जाता है, क्योंकि सैलरी कुछ नहीं होती। अब आप सोचें एक ठेले वाला है वो क्या करेगा, उसने एक सब्ज़ी लगानी है या फ्रूट लगाना है, उस बेचारे से उसके ऊपर तो एक बम गिर गया ना। तो ये इफ़ेक्ट जो पड़ता है सरप्राइजली पड़ता है। कभी भी प्रिपेयर कि आपको 6 महीने बाद हम बढ़ा देंगे, एक साल, ऐसा कुछ नहीं। आज 3 दिन के बाद एकदम पता चलता है, रातों रात एक डिसास्टर। कुछ लोगों ने ये सब कुछ किया है लेकिन आज वो ही लोग कह रहे हैं कि ख़ुद को मियाँ फजीयत दूसरों को नसीहत। तो ये मैं जब उन लोगों के मुंह से वही अल्फाज सुनती हूँ जिन लफ्ज़ों से वो दूसरों पर तीर चलाते थे, आज वो लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग शेरों की तरह धाड़ते थे, वो आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हवा में छक्के मारे तो आज वो एक बाउंड्री पर बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आती कि कौन इस वक्त आवाम की दिलजोई कर रहा है या आवाम के साथ खड़ा है। क्योंकि जब कोई और दौर हुकूमत में होती है तो उन सब के लिए वो लोग आवाम की आवाज़ बनते हैं और रैलियाँ भी निकलती हैं और बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं और कहते हैं जी 12 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, कोई कहता है कि जी दाल चीनी आटों का रेट क्या हो गया। तो फिर वो जब अगेंस्ट में आते हैं तो कहते हैं नहीं हमने बिल्कुल सही किया है। तो अब आई डोंट नो कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। आपने इस PTCL नंबर पर मुझे कॉल करके बताना है कि आप इस वक्त किस डिज़ास्टर से गुजरे, बिल कितने हैं और आप कितने बिल बिला रहे हैं। इसके ऊपर कुछ कॉमेडी भी थी, कहते हैं कि जी पहले मैं बिल जो है बिजली मतलब जाती थी कुछ इस तरह का था और आज जो बिल देखता हूँ तो बिजली के ऊपर उसको बड़ा अफसोस होता है। अब मुझे जहन में कुछ आ नहीं रहा, कुछ कॉमेडी सी है, कब आएगा तो मैं दोबारा रिपीट भी कर दूँगी। तो वो कहते हैं आज वो बिजली आ नहीं रही, बिल मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। तो अब बताएं हम कहाँ जाएँ, मैं केड़े पासे जावा तो मंजी कितने डावा। वही बात हो गई। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पीपल्स पार्टी के रज़ाक बाजवा साहब, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए सुबह सर, बखैर आप लोगों को। मैंने तो इंट्रो दे दिया, अगर कुछ आपने किसी तो को ऐसा बात। इंटरव्यू दिया है कि जी मैं समझ रहा हूँ कि अब पीछे कोई बात ही नहीं रह गई है करने वाली। आपने तकरीबन सारी बातें तो कर दी हैं और बड़ी डिटेल से आपने महंगाई पर लोगों के हर घर की जो प्रॉब्लम है, जो आवाज़ है, वो आप बिल्कुल बनी है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आपने इतने खुल करके एक आम आदमी की बात की जिन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और वो अब ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी अचानक पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ गई है और ऑफ कोर्स एक आम जो बेचारा जिसकी 30,000 सैलरी हो 40,000 जो भी है, वो रोज़ाना बाइक में पेट्रोल डाल के एक अपनी जॉब के ऊपर जाता है और उसके ऊपर कुछ सैलरी तो उसकी बढ़ी नहीं है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हर चीज़ उसके घर में जो है ना वो ऑफ कोर्स इंक्रीज़, यहाँ तक कि मैं कहूँगी बच्चों की फ़ीस भी बढ़ गई होगी उसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो मौजूदा महंगाई है हमारे मुल्क में और दिन पर दिन जो परवान चढ़ रही है, यानी वो कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ज़हनी तौर पर आवाम तैयार रहें और ये कंट्रोल होगी भी नहीं, कुछ अर्सा और मज़ीद ओ बर्दाश्त माय करना गॉड। पड़ेगा। मसला आम आदमी तक, आम आदमी को समझाने का मसला ये है कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट गई, मैं सबको ज़िम्मेदार कहता हूँ, जी। मैं सबको ज़िम्मेदार कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को एक को, लेकिन जो जुल्म, जो जो ज़्यादतियाँ खान का 3.5 साल दौरे इक़्तिदार करके गया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसालें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान की आवाम को बड़ा ही उन पर जो है ना वो एतमाद था, लोगों को उम्मीदें थी कि खान साहब आएंगे। जिस तरह वो कहते थे कि मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, 1 करोड़ घर बना के दूंगा, 50 लाख जॉब दूंगा, मैं जो है
ना जाने क्या से क्या कर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारा धोखा किया। और ये जो महंगाई है, असल टॉपिक तो महंगाई है। अब आम इंसान पाकिस्तान का ये समझ रहा है कि इमरान खान के दौर में सस्ताई थी, वो कम कर रहा था चीज़ों के रेट, और मौजूदा गवर्नमेंट जो पीडीएम की हमारी गवर्नमेंट है वो महंगाई कर रही है। अब ये हुआ कि झूठ हो गया सच और सच हो गया झूठ। अब खान साहब ने जब 2-2.5 साल उनकी नाकाम हुकूमत ने जो करप्शन की, जिस तरह वो उन्हें ना हुकूमत चलानी आई, ना उन्होंने 3-4-5 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। देखें, वो उस शख्स ने जो है वो फिर कोरोना आया, कोरोना में उसने जो पाकिस्तान का रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ था पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में, उसने बांटा। फिर जाते जाते जब उसने देखा कि अब मैं नाकाम हो गया हूँ, मेरी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मुझे आईएमएफ से इन्होंने बड़े सख्त मुआहदे किए, ये उन्हीं के मुआहदे, ये उन्हीं की पैदा करदा महंगाई है। तो वो उसने और उन्हें इशारा किनारा पता चल जाता है हर बंदे को, एक आम आदमी को भी पता चल जाता है कि अब मेरे इस स्टूडियो में कितनी देर और बकाया है। तो ठीक है, जब उसे पता चला कि अब आपको जाने का टाइम आ गया है आपका, तो उन्होंने मज़ीद सस्ताई कर दी, मज़ीद सस्ताई कर दी। यानी आप, मैं सादे लफ्ज़ों में कहता हूँ, आप 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदें और 50 रुपए की मार्केट में बेचें, ये पॉसिबल है? तो आप मुझे बताएं कि वो जो 50 रुपए हैं वो आप कहाँ से लाएंगे? इन्होंने महंगा पेट्रोल ख़रीदा, सस्ता बेचा। अपने दौर हुकूमत में लोगों को बड़ी तादाद में करप्शन की नज़र हुआ पैसा, और जो पैसा इन्होंने बेदरेक जो हमारे साल से रिज़र्व पैसा हमारे ख़जाने में पड़ा हुआ था, वो सारा इन्होंने बांट दिया। और उसके बाद जो है महंगाई का एक अच्छा चलें, ठीक है, मैं समझ गया। हमारे साथ एक कॉलर है, बात करने इजाजत है सर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। याया हमारे साथ है। याया, बिल्कुल, वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास A1। आप बताइए। बस पहले तो बाजवा साहब को सलाम हो, क्योंकि मैं खुद एक तो बहुत चाहने वाला हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अब मामला हैं वो जरा भुट्टो साहब की पॉलिसी से हटके भी हैं, और लेकिन फिर भी ज्याले होते हैं, वो जवाब वो सुनते जरूर हैं। मैं ये देखें, बात इन्होंने की ना बड़ी सही की है, मैं इससे एग्री भी करता हूँ कि ठीक है, हर आने वाली हुकूमत जो है जाने वाली हुकूमत पे सारा मलबा लाती है। हाँ, अच्छा, हमेशा की तरह। बिल्कुल हमेशा की। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं हम यहाँ प्रोग्राम में आप भी बैठती, हमने कभी किसी के फेवर या उसकी मुखालफत की बात नहीं की, क्योंकि हम लोग एक जनरल पब्लिक है। अब मसला ये होता है कि जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं ना, मैं तो सारे इंटरनेशनल न्यूज भी देखता, सब देखता हूँ, दुनिया भर में बहुत हकीकत है कि पेट्रोल प्राइसेस यूएस से लेके हर जगह बढ़ी है इसका। लेकिन मसला पता है क्या होता है? वहां ये होता है कि जब आपके टैक्स के जो पैसे कटते हैं, अब पेट्रोल पे इतने बड़े बड़े टैक्सेस हैं, ठीक है, पता नहीं कितने 20-25 रुपए या 50 रुपए लेवी है खाली। अब वो जो टैक्स के पैसे जब आवाम के ऊपर नहीं खर्च होते ना, वो तकलीफ की बात होती है। उसकी होती है कि जब आप अपनी तलल्लेबाजियां तो सारी कर रहे हैं, आप अपना प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ आपको बल्कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ी खरीदें, यहाँ फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है पब्लिक को, ठीक है। अगर आप भी जाके कोई अपने आप की कटौती करें, अपने आप को दिखाएंगे कि हमने भी सफर किया है, तो सारे के सारे आवाम ही करते ना। सभी मैं बहुत मैं अल्लाह का शुक्र गाड़ी, अरे नहीं, आप बात कीजिए, मैं हर जगह ट्रैवल करता हूँ, मैंने चिंगी पे भी ट्रैवल करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि लोगों के व्यूज जाने जाए। आप खुदा यकीन करें, अगर मैं अपने बफर जोन नॉर्थ कराची से चलता हूँ ना, तो मैं चिंगी में लोग जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, सिर्फ गुरु मंदिर तक पहुंचने के लिए उनको 60-70-80 रुपए चाहिए, और लोग 5-5 रुपए पे लड़ रहे होते। तो मुझे, और जो रक्शे वाला है वो भी लड़ रहा होता है, जो देने वाला, क्योंकि उनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो अगर एक बंदा, आप सोचे ना, ट्रांसपोर्टेशन और बिजली, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर महंगी हो जाए ना, आप चले रोटी सूखी खा के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जब आपकी तनख्वाह, एक बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा हो टावर पे, उसको अगर, या रक्शे में या चिंगी में भी जा रहा हो, अगर वो नॉर्मली 15-20 हजार तनख्वाह, अगर वो अपनी आधी तनख्वाह इस पे डाल देगा तो क्या करेगा? तो इसको सोचने की बहुत जरूरत है। हम जवाब जरूर पेश करते हैं, ये हुकूमत जवाब पेश करती है कि भाई ये हो गया, इस वजह से कर दी, फला कर दी, लेकिन जब आके आप वो चेंजेस नहीं लाते, वही हरकतें आप वो खुद कर रहे होते हैं, तो फिर या आप इतनी सीरियस बात करें, मैं आपको ऐसी बात बोलूंगी, आप कहोगे यार सभी ये क्या कह रहे हो। देखो, एक बात बताऊं, ये लोग, हमारी हुकूमत ना आवाम के साथ बहुत सिंसियर है, वो उसको हमारी हेल्थ का बहुत ख्याल है। मैं तो कहती हूँ सब साइकिल ले लें, क्योंकि बड़ा अच्छा एक आया था, साइकिल ले लें, साइकिल पे बिला वजह बाहर ना निकलें, गाड़ी का पेट्रोल बच जाएगा।
और देखिए- साइकिल से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आप कम बाहर जाएंगे, है ना, ऐसे ही कि नहीं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता है कि मिसालें, अब हमारे खान साहब कहते थे कि मैं दुनिया की मिसालें देते थे कि फला का मुल्क का वजीर आज़म साइकिल पे जाता है फला जगह। अब आप हाल देखें, अब वो खुद हेलीकॉप्टर सफर करते रहे। भाई आप क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं यार। आप कहते थे कि डेनमार्क का फला मिजाज आता है, वो 200 गज के घर में रहता है या 100 गज, आप 33 एकड़ में रहते हैं। जो भी है व्हाट्सएवर, बहुत सारे लोग तो बड़ी बड़ी जगहों पे रहते हैं ना। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ एक बात जो करना चाहूंगा, सभी हमें बहुत अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं। अभी सी पैक का मसला चल रहा है, बड़ा इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने बड़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसके सम्राट अगर आवाम को नहीं पहुंचेंगे ना, आवाम को नौकरियां नहीं मिलेंगी। देखें, मैं कहता हूँ सस्ती तो चीजें नहीं होंगी, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, आपने कहा सबको प्रोटोकॉल भी मिलता है, अच्छी बात है, और सब लोग बड़े बड़े जैसे जैसे उनकी आगे पार्टी के अंदर वक्त गुजरता है, बड़े बड़े घर भी ले लेते हैं। सबसे पहले वो डिफेंस में अपना कोई बेंगलोर लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ फारूक भाई को अच्छा, वो कभी भी पीआई भी नहीं छोड़ते, वो वही उन्हीं छोटी गलियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फारूक भाई का दूसरा घर भी ऐसा नहीं है, फारूक भाई सिर्फ हमने अभी जानता हूँ, फारूक भाई का पीआईबी में घर आज भी है, लेकिन कहीं और भी घर है, ये ऐसा नहीं है, उनका भी दूसरा घर भी है। लेकिन पता होता है, यही मैं आपको बताना चाहूँ। मैं देखिए, हम तो बचपन से सियासत देखे, नबील गुबैल के वालिद जो है ना, लियारी में ही रहते थे, ख्वाजा हजारुल हक हमारे बफर में रहते थे। इस बुरे हालात में जब डिफेंस चले जाते हैं ना, अब वसीम अकरम साहब, सारे जितने भी, मैं पीपल्स पार्टी क्या एमक्यूएम क्या पीटीआई, सारे लोग डिफेंस में, आफ्ताब सिद्दीकी सब डिफेंस में रहते हैं। अब होता क्या है, सभी फर्क क्या है, अगर आप अपने इलाकों में नहीं रहते ना, आपको उनके बुनियादी मसाइल का पता नहीं होता। बेहतरीन बात या बेहतरीन बात की, आपको उनकी बुनियादी मसाइल नहीं मालूम होते। पहले जो लोग रहते थे ना, अपने इर्द गिर्द रहते थे, लोग बाहर मिलते थे, कोई एमपी एमएलए मुलाकात हो जाती थी लोगों की, आप घूमते थे फिरते थे, कहीं ना कहीं बैठक होती थी, एमपी एमएलए बैठते थे, ये भाई साहब को अच्छी तरह पता है, हमने खुद मुलाकातें होती, लेकिन आज वो नजर ही नहीं आते। वो कहाँ होते हैं? वो सिर्फ गरीबों के लिए तकरीर कर रहे थे, जैसे यूएनओ में तकरीर होती है ना इंसानियत के लिए, और वो खुद सारे इंसानियत सोच काम हो रहे थे दुनिया भर में। तो मैं एक आखिरी बात करने को, मैंने यकीन करें, ये बात आप टीवी में किसी ने नहीं की, वो कयूम सुमरो को भी साहब बैठे हुए थे, एडवाइजर टू दी पीएम थे वो, मैंने देखिए बात ये कि हम किसी एक को कॉर्नर नहीं कर रहे, हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए दुनिया में क्या होता है कि जब आप लोगों पे तवज्जो नहीं होते थे ना, जब अंदर लावा पकड़ा होता है ना, और लीडरशिप ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब ये लावा अवामी तौर पर पकने लगेगा और लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो फिर ये यहाँ कंट्री में एनार्की फैलती है। वो एनार्की से बचने के लिए आपको चाहिए लोगों का पेट तो एटलीस्ट भरें। और अगर खुदा की कसम में कराची शहर के अंदर ये खैराती इदारे नहीं होते ना, आप कितना बुरा कहते हैं लोग कि फकीर बना रहे हैं, ये फकीर नहीं बना रहे। खुदा की कसम, मैं सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूँ जाके खाना खा रहा होता है बेचारा, अगर वो अगर अपने 2 वक्त के खाने के पैसे बचा लेता है, घर ही ले जाता है ना, तो अगर ये ना हो ना, तो इससे पहले लोग रोडों में आ चुके हैं, लोग सो नहीं रहे, लेकिन लोग क्या करेंगे जब कोई आता है, तब्दीली का बताता है, कोई किसी का पता है, तो हम लोग कहते हैं ना, वो मैं एक शेर पढ़ता हूं हमेशा, हर इनकलाब ज़ीस्त ने दिया मुझे फरेब, हर मोड़ पे लुटाऊं बड़ी सादगी के साथ। तो हम बड़ी सादगी के साथ लुटे, लेकिन खुदा के लिए कोई तवज्जो, बाजवा साहब बैठे हुए हैं, और ये भी माशाल्लाह इनकी भी, जरदारी साहब भी बड़े पावरफुल आदमी है, और दूसरे लोग भी पावरफुल आ रही हैं, तो भाई थोड़ा सा आवाम का ख्याल रखें, तो ऐसा है कि लोग इनको अप्रिशिएट ही करेंगे ना। और लोग कुछ नहीं मांग रहे, लोग एक थोड़ी सी सहूलत ये मांग रहे कि उनको बेसिक फैसिलिटी मिल जाए। अगर फैसिलिटी मिल जाएंगी तो आपके मुल्क के लोग भी मुतमईन, वरना फिर ये कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन का अंजाम अच्छा नहीं होता। भारत, बहुत शुक्रिया याया, आप हमारे साथ आपने ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग विद सभी में। बाजवा साहब, बिल्कुल, मैं यैया की सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ। यैया ने बहुत अच्छी बातें की हैं, यही सूरत हाल है। आप देखेंगे रोड और फुटपाथ, दोपहर के टाइम आप शहर से गुजरे मैन शायरों से, वहाँ जो हमारे वेलफेयर इदारे हैं उनके कैंप्स लगे हुए हैं और वो खाना खा रहे हैं, बड़ी तादाद में सफ़ेद पोश लोग खाना लेकर भी जा रहे हैं। सूरत हाल तो बहुत देखें ज़मीन, मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा मुहिब वतन पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताएं, क्या टैक्स नहीं देती आवाम? मतलब ये जो बिलों पे लग के आता है, मोबाइल पे लग के आता है, ये जिस पे भी पानी पे ये लग के, ये क्या अदा नहीं करती? तो फिर हम लोग क्यों महरूम हैं? हम पार्कों से क्यों महरूम हैं? हम रोड से क्यों महरूम हैं? यकीन करें कि एक पार्क इतनी दूर दूर होगा और मतलब नहीं ना होने के बराबर है। मुझे बताएं कि सिर्फ कराची में एक हर थोड़ी उसमें एरिया के मुताबिक डिफरेंट पार्क होते हैं ना, तो वो है नहीं है हमारे। मैं समझता हूँ जो हकीकी बात है कि जो 30 या 25 साल जो दौर हमारे एमक्यूएम का जो गुजरा है इस शहर पर,
वो एक कहर बन के गुजरा है। अगर आप मेरे दिल की बातें पूछ रहे जी हैं, नहीं श्योर श्योर बताएं। उन्हीं के दौर में कराची के खेलों के मैदान उजड़े, उन्हीं के दौर में जितने उनके दौर गुजरे हैं इक़्तिदार के, खेलों के मैदानों में उनके सेक्टर ऑफिस बने, उनके यूनिट ऑफिस बने, उनके एमपीएस के ऑफिस बने, उसके बाद उन पर कब्जे हुए और आवाम को खेलों से महरूम किया गया। हमारे नौजवानों के पास खेलने की कोई जगह नहीं बची है, बिल्कुल नहीं। वही पार्क बचे। मैं आपके टीवी पे ऑन लाइव बता रहा हूँ, वही पार्क बचे जो फोर्सेस ने आ करके कराची में अमन अमान बहाली के लिए जहां रेंजर्स ने डेरे डाले, जहां वो पार्क बच गए। जहां तक रेंजर्स की अप्रोच नहीं थी, वो सारे पार्कों का हाल बेहाल कर दिया, उजाड़ के रख दिया। वरना मैं कराची का पैदाइशी हूँ, मैं सिंध का रिहायशी हूँ, मुझे कराची की एक एक गली का इल्म है, मुझे एक एक स्कूल का पता है, मुझे सारे कॉलेजेस का पता है। हम यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ पढ़े, यहाँ जवान हुए और यहाँ मरना भी पसंद करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं था 30-35 साल पहले। 90 से पहले कराची के सारे इतने पार्क होते थे कराची में कि आप थोड़ा सा चले यानी कि मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि लोग, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद है, कॉलर है हमारे साथ। सर इजाजत है आपकी। लिया से बिलाल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहबी कैसी हैं आप? माशाअल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैंने कहा ये आप जो सोशल प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट और हाईलाइट कर रही हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है आपका। तो बहरहाल ये डिस्कशन से होता तो कुछ नहीं, गरीब आदमी पिसता ही चला जा रहा है। गवर्नमेंट हमारी ने पेट्रोल 20 रुपए बढ़ाया, लेकिन वो इंसाफ के तकाजे भी उन्होंने साथ साथ पूरे किए। 4 आने उससे से कम है, 19 रुपए 95 पैसे। अच्छा, लेकिन देते तो आप पूरे ही है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 4 आने का हिसाब तो बाद में होगा, अरबों में। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस गरीब तो इस वक्त चक्की में पिस गया है, प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। और मतलब ये तो इन लोगों ने कभी पेट्रोल डलवाया नहीं ना अपने पैसों से, तो इनको एहसास ही नहीं है कि ये कभी 20 रुपए और कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तो इनको तो पता ही नहीं चलता। चाहे ये 50 रुपए भी बढ़ा दें, ये तो हमारी जेबों से पेट्रोल लेके चल रहे हैं ना। जब इन लोगों को खुद डलवाना पड़ेगा तब इनको पता चलेगा। गरीब की हालत इस वक्त इतनी टाइट हो चुकी है कि वो बेचारा फाका कष्ट हो चुका है, फाकों तक नौबत आ गई है। सफेद पोशी का भरम रखना कायम नहीं रहा अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहरहाल माशाल्लाह आपसे कोशिश जो आपकी बहुत अच्छी है, आप यही कोशिश जारी रखें कि मतलब शायद अल्लाह सुन ले और इनको गैरत आ जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने अच्छा एक जिन्होंने बड़े बाजवा से बड़े अच्छा पॉइंट किया, उन्होंने कहा 4 आने। अब जाहिर सी बात है 4 आने तो वो वापस पेट्रोल वाला भी नहीं देता होगा। ये देखिए ना, हुकूमत में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेसी है तो या हुक्मरान है, उन्होंने भी हद कर दी है। 19 रुपए 95 पैसे, अरे बाबा आप 20 ही कर दें यार, आप खामाखाई का क्यों 5 आने कम कर रहे हैं? अच्छा तो ये सारा रीजन पता क्या बाजवा से, ये सारा नजला जो गिर रहा है वो जी कर्जा अदा करना है। मैं सच बताऊं, कहते हैं ना कमजोर वीक पॉइंट हमारे पास होता है ना, उसके साथ खेलते हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, आप क्यों नहीं किसी को ऐसा रिवॉर्ड देते कि भाई आए हमारे पास, हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं, हम उसको एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। पाकिस्तान में जिस तरह जब एक नाम हुआ था ना कि जब एटम बम हुआ था तो बोला कि नाम दिन रखते हैं कि इसका नाम क्या रखेंगे, आप लोग डिफरेंट डेज करें, यौम तकबीर ये वो। तो अब जी वो जिसने ये बहुत अच्छा हमें सोल्यूशन दिया, हम उसको कोई एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर, आप देखें जो हमारे मुल्क में बहुत सीनियर एंकर है हामिद मीर साहब, और ज़रबत में तमाम एंकर्स, हमारी एक फैमिली होती है मीडिया, उन्होंने जाके हमारे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो है ना वो डिफरेंट माउंटेन्स के अंदर जो मिनरल्स निकलते हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे। और यकीन करें, मैं नहीं कह रही, वो ओपनली बात कर रहे थे और वो सवाल कर रहे थे उन लोगों से। तो जो वहाँ पर वर्कर होते हैं उन्होंने बताया कि इतना पाकिस्तान में अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो इसके ज़रिए ही तमाम कर्जा अदा हो सकता है, या तो फिर मैं करना ही नहीं चाहते, ये तो फिर जुमला ये है कि हम करना ही नहीं चाहते, आवाम को इसी में उलझा के रखें, ये इसी तरह उलझते रहें, हम बाहर मुल्क में इंजॉय करते रहें, जब छुट्टियां आए वेकेशन करें, और हम अपने आपके ना बेंगलोर के आगे कचरा है ना गंदगी है, आप भाड़ में जाए, आवाम थोड़ा सा आया स्पीच किया, दूसरे को पॉइंटेड किया और उसके बाद चल मेरे भाई
फिर वो लोग आवाम को वैसे ही छोड़ दिया। कर्जा उतर सकता है, सोल्यूशन अभी तक मैं कहती हूँ ये लोग फ्रंट पे लेकर नहीं आना चाहते। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास सोल्यूशन है? कोई ऐसा आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई आपके पास कोई प्लान है कि इस प्लान के थ्रू हमारा कर्जा उतर सकता है? आप कर्जा मांगने की प्लानिंग बहुत एक बैठते हैं, एक तमाम आपकी कैबिनेट बैठती है, एंड आप मांगे कैसे मांगे कैसे मांगे कैसे, कहते हैं जो यूं हाथ रहता है ना तो हमेशा यूं ही रहता है। या ये मैं बहुत मतलब ऑथेंटिक बात करी हूँ, जिसको आदत यूं हो जाए ना तो वो कभी यूं नहीं होता। देखिए तो आपकी आदत ऐसी हो गई। मैं आपको बताऊं कि फिलफोर जो मुल्क की कंडीशन है, जो हमारे मुल्क की पाकिस्तान की जो कंडीशन है, वो तो इस वक्त जो ऐसी कंडीशन थी जब पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली है, तो बात तो कर्जे उतारने की या कर्जे चढ़ाने की नहीं थी, अब तो रियासत बचाने की बात थी। जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी 2018-19-20 की, उन्होंने जो 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 उनके इरादे थे वो तो सब कुछ तहस नहस करने के थे। आप देखिए कि उस वक्त का जो वजीर दाखिला था उसका नाम शेख रशीद साहब थे, ना जाने वो कहाँ खो गए। वो भी बहुत बड़े इनकलाबी थे, उन्हें अगर वो सुन रहे हैं या सुन लें तो उन्हें दोबारा आना चाहिए मैदान में। वो जो जितने झूठ वो बोलते थे वो तो इमरान खान से भी ज़्यादा झूठे थे। वो खुद एक उन्होंने सच बोला, उन्होंने जब जारी थी गवर्नमेंट उनकी तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे पीडीएम, ये हुकूमत तो ले रहे हैं, इनसे नहीं चलेगा, ये छोड़कर भागेंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि इमरान खान ने 28,000 अरब जो हमारे पर कर्जा था, यानी 74-73 सालों में जो हमारे मुल्क पर चढ़ा था, इमरान खान ने आके उससे ज़्यादा, उस 28,000 से ज़्यादा अरब से ज़्यादा कर्जा लिया। वो कर्जा वो ले गया 60-65 हज़ार अरब पर। अल्लाह। और देखें, ना उसने कोई मुल्क में एयरपोर्ट बनाया, ना कोई उसने डैम बनाया, ना कोई उसने बिजली के कारखाने लगाए, उसने कुछ नहीं किया। अब इससे तो ये मैं ताकतमंद इदारे हैं जो हमारे मुल्क के, जो फोर्सेस हैं या नेब है या जो भी इदारे हैं, मैं कहता हूँ इनसे पूछें, इसे बिठा के लाइव टेलीविजनों पर इसको लेकर कर आए इमरान खान साहब को, इन्हें लेकर कर आए। मुझे तो लग रहा है आप इमरान खान क्या जवाब देंगे, और आवाम जितने अभी सवाल करेगी, हमारे साथ अस्मा गिजरी से हैं, ये आवाम ही अब सारे सवाल करेगी और यही सेलेक्ट करेगी कि किसको हमने इलेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है। जी अस्मा गिजरी से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सभी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं आप? सभी जब आपके इसके जो टॉपिक्स होते हैं ना, पेट्रोल के बारे में या किसी गरीब के बारे में हम बात करते हैं कि वो 2 वक्त का खाना अपना किस्सा पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों को किस्सा पाल रहा है, तो मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी बातें करनी होती है। क्योंकि मेरे दिल में इतनी बातें हैं कि मैं बयान नहीं कर सक रही। मैं रात को भी न्यूज देख रही थी तो इनके मैंने जब वो टेबल सजी हुई देखी जिसपे चाइनीज खाने, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या कहते हैं कॉफी और चाय और कोल्ड ड्रिंक, हर दुनिया की चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि इनकी आवाम इस वक्त एक रोटी के लिए तरस रही है। ये घर घर जाए, वो हमारे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा थे, तो वो भी, उनको भी एक हुक्मरान बनाया गया था आवाम की तरफ से या अल्लाह की तरफ से। तो लेकिन वो रात को जाके वो गश्त करते थे और वो देखते थे कि मेरी आवाम में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं है रात को। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये। लेकिन ये तो उनके मट्टी जूतों के खाद के बराबर भी नहीं है। इनको डूब मरना चाहिए। इनके दस्तरखान देखे, इनके खाने देखे, और इनको आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बढ़ाते हैं तो 20-30 बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 5 रुपए कम करते हैं। ये आखिर आवाम से क्या चाह रहे हैं? ये जो टैक्सेस लगे हुए ना, ये जो क्या कहते हैं आटे पे, दालों पे, चीनी पे, ये इनके लिए फायदा है। आवाम के खून पसीने की कमाई है। और इस वक्त इनको देखे, प्रोटोकॉल इनकी देखे, इनका पहनना ओढ़ना देखे। आपने मरियम नवाज को देखा था? सॉरी मेरा लहजा बहुत सख्त हो रहा है, इनका नाम सुनती हूँ ना, और इन लोगों को जब टीवी पे देखती हूँ बंद सभा के जब ये आते, तो दाद की कसम मेरा दिल करता है कि मैं मीडिया में बोल रही हूँ, मैं खुले अल्फाज में नहीं बोल सकती। शायद मेरे अल्फाज समझ गए होंगे लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नवाज जब वो रिजवाना को देखने हॉस्पिटल गई है, खाली अब उनका ओढ़ाव और पहनाव, ओढ़ना, और देखे किस तरीके से वो गई है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल और ये, यार आप लोग उनसे सीखें। ये बाहर ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं, अभी वो शहजादा थे
तो उन्होंने सबको पिज्जा दिया, मतलब अपने निकले, सुना होगा आपने न्यूज में, जो शहजादा है, मुझे इनका नाम सही तरीके से नहीं आ रहा, तो उन्होंने बाहर निकले हैं, तो वो जो मलका एलिजबेथ है उनके पोते, शायद आपने ये न्यूज सुनी होगी सभी। शहजादा चार्ल्स जी उनके जी जी हस्बैंड। बिल्कुल, वो जी जो जी। बिल्कुल अच्छा अच्छा, फिर हाँ, उन्होंने आवाम में निकले हैं नॉर्मल कैजुअली, और उन्होंने अपने आवाम को पिज्जा, यानी कि अपने, उनको किस चीज की कमी है, मतलब एक बात कह रही हूँ, ठीक है, एक मिसाल दे रही हूँ उनकी, तो ये इस तरह बाहर निकलेंगे आवाम को पिज्जा क्या, मैं कह रही हूँ रोटी लेके नहीं निकलेंगे कि किसी को एक रोटी और सालन चाहिए। हमारी आवाम कोई पिज्जा और ये बर्गर खाने वाली नहीं है, वो सिर्फ एक रोटी का सवाल करते हैं, एक रोटी मांगते हैं इनसे कि हमें एक रोटी दे दो, खुदा का वास्ता हमें रोटी दे दे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे, सैलरी दे दे। आप लोग ठीक है, आप गवर्नमेंट सैलरी आप बढ़ाते हैं, ठीक है, मैं जब भी न्यूज सुनती हूँ मैं बहुत बाकायदगी से न्यूज सुनती हूँ, ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट सैलरीज बढ़ गई है। यार प्राइवेट लोग, प्राइवेट वालों का क्या कसूर है, जिनको 25,000 30,000 दे रहे, उनके किराए के घर है, उनके बच्चे हैं, स्कूल जाते, स्कूल नहीं भी जाते, खाना तो मांगते, पेट तो मांगते, कपड़ा तो मांगते हैं वो लोग। ये जो बुनियादी जरूरियात है ये कौन उनका पूरा करेगा 20-25 हजार रुपए में? मुझे सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब ये दे मुझे हुक्मरान। एक देखे, एक छोटी सी मिसाल है, सभी मैं आपका टाइम ले रही हूँ। एक बहू किसी बिगड़े हुए घर में आती है ना, बिगड़े हुए घर में बहू आती है, वो घर को कभी नहीं बिगड़े हुए घर को संभालती है, वो दूसरे दिन कहेगी ठीक है मुझे यहाँ नहीं रहना। आपने कैसे कहा कि हम इस मुल्क को संवारने के लिए आए, क्योंकि बहुत बिगड़ चुका था वक्त, ये क्राइसिस में आ गया था, ये डिफॉल्ट में आ गया था। आप छोड़ देते ना, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? किस वजह से आपने रिस्क लिया? क्यों? आप लोग कमाई करने आए हो, आप लोग खाओगे, पैसा बाहर आपका इन्वेस्ट हो रहा है, आपके महल बाहर है, आपका पैसा बाहर है, आपका ओढ़ना बिछोना मरना जीना। मैं इनको टीवी पे देखती हूँ, मैं इनको हाथ उठा उठा के बदुआएं देती हूँ, खुदा की कसम बदुआएं देती हूँ मैं इनको। ये अगर जो मेरी आवाज सुन रहा है ना, ये इन तक मेरी आवाज को पहुंचाए। अभी वो चीन के कोई आए थे, सदर थे, नाइब सदर थे या कौन थे, आप वो जरा लगा के देखिएगा क्लिप, उनके बिल्कुल राइट साइड पे वो खड़े में, क्या नाम है, राणा सनाउल्लाह, जैसे भिखारी नहीं होते, भिखारी भीख मांगने वाले, उस तरह झुके हुए, हाथ जोड़े हुए और चेहरे पे स्माइल देखेंगे, मुस्कुराहट देंगे। जब ये टीवी पे आते हैं, जब आवाम से बात करते हैं, जब मुखातिब होते, उस वक्त इनका लहजा, उनके चेहरे पे लानत देखे, फिटकार देखे, इनकी शक्लों पे अल्लाह की तरफ से फिटकार आई है। इन्होंने इतना आवाजार, इतना बेजार सभी कर दिए कि लोगों की कोई आवाज सुनने वाला नहीं, कोई लोग कितना, कसम खुदा के लोग इनको टीवी पे देखे बदुआएं देते, अल्लाह की कसम बदुआएं देते। मैं कसम उठा के कहती हूँ, सभी इनको टीवी पे लोग देखते, इनको बदुआएं देते, ठीक है। अभी वो बच्चा बहुत शहीद हुआ है, अदनान, ठीक है, वो डाकुओं को, हमारी मोहल्ले की बात है, डाकुओं को मारते हुए बच्चा शहीद हुआ। इतने प्रोटोकॉल से उसको आर्मी ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने बड़े प्रोटोकॉल, क्योंकि वो डिजर्व करता है सभी, क्योंकि वो मुल्क के लिए, डाकुओं को मारते हुए वो शहीद हुआ बच्चा। अभी 30 जुलाई की बात है, जबकि उस बच्चे का राइट नहीं है, वो उसका डाकुओं से लड़ने का कोई वो नहीं था, लेकिन चले जी, चलो जो भी था, ठीक है, चले ठीक है, वो पुलिस फोर्स का। ये जब मरेंगे मुझे ये बताएं, इनके लिए लोग शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे, सभी शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे, आप मुझसे लिख लीजिएगा। ये मरेंगे ना, लोग किसी के मरने की दुआ नहीं करते, कोई किसी दुश्मन के लिए भी नहीं करता, लेकिन खुदा की कसम इन लोगों ने इतना लोगों को वो किया है ना, वो कहते हैं कि नाक का निकला मुंह में आ रहा है। अब मैं ये अल्फाज कह सकती हूँ, इतना इन्होंने परेशान कर दिया आवाम को, इतना रुला दिया, इतना रुला दिया। ये क्या रिलीफ देने आए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आप लोग दे, आप मीडिया पे बैठे में, आप मेरी आवाज को पहुंचाए प्लीज। मुझे कोई मिलता नहीं बंदा, कोई लाइव में माइक पे खड़े होके मैं बोलूं, मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिल रहा। ये तो मैंने शुक्र है, मैंने टीवी लगाई तो मैंने ये आपका टॉपिक देखा, तो मैंने कहा नहीं मुझे बात करनी है इससे, मुझे ये बताइए किस किस्म का रिलीफ देना है। उस वक्त तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे, कंटेनर में बैठकर जा रहे थे इस्लामाबाद, हम जी रिलीफ देने आ रहे हैं, हम आपको जो है ना बचाने आ रहे हैं, मुल्क को तबाही से बचा रहे, आवाम को तबाही से बचा रहे, हम आप लोगों का जो है ना आटा कम करने आ रहे हैं। ये कौन सा आटा बिलावल? तुम मुझे जवाब दो बिलावल, मैं तुम करके बोलूंगी, क्योंकि आप लोग डिजर्व नहीं करते हो कि मैं आपको आप कहूँ, ठीक है। मुझे बिलावल जवाब दे। इस वक्त मैं बिलावल से पूछ रही हूँ, इसने कौन सा रिलीफ दिया आवाम को
कौन सा बचाने के लिए, ये कौन सा मुल्क बचाने के लिए आया था? अमेरिका, इंडिया, ये कौन से मुल्क को बचाने के लिए आया था? पाकिस्तान में रहते हुए तुम कौन से मुल्क को बचा रहे थे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। कंटेनर में बैठे हुए थे। चले अस्मा जी, पूरी बात आपकी यहाँ डिलीवर हो गई है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और नो डाउट ये मैंने इनको पहले ही कह दिया था कि ये जो अभी आवाम पर ये आप लोग जितने भी बम गिराएंगे ना, तो आवाम बिलबिला गई है बहुत बुरे तरीके से। ये उस घर से पूछे जिसके 5 बच्चे स्कूल जाते हैं और जिसके हस्बैंड की सैलरी बामुश्किल 30 या 40 हज़ार है, और अब वो रेंट पे भी रहता है। तो अचानक आप सोचें उसके घर में 24 हज़ार का बिल आएगा, वो यही टेंशन में वो ना, उसको हार्ट अटैक हो जाएगा और कुछ भी होना, उसकी बीवी परेशान होगी, पूरा कुंबा परेशान हो जाता है। सर आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि जिस मकसद के लिए आप लोग आए थे, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? नहीं, मैं आपको तो मैं पहले अपनी बहन का और 2 इम्पोर्टेंट सवाल है आसमा, मैं आपकी तरफ से मैं बात करी, मैंने इनको पहले ही कहा था मैं आवाम की आवाज, और ये खुद देखिए एक सवाल कि जब आपको पता था एक बंदा डिजास्टर में डाल रहा है, आपको उसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए था। जब आपको पता है आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको जो आवाम से कमिटमेंट की है वो भी पूरी नहीं हो सकती, तो फिर आपने क्यों लिया? और फिर जो आपने एक सिंसेरिटी से कहा कि जब हम आएंगे तो फिर हम आपकी जो है ना ये महंगाई खत्म करेंगे, वो दोनों सवाल के आप अस्मा को जवाब दीजिए। देखें, मेरी बहन अस्मा ने जो बातें की हैं वो जाहिर है जो हमारे मुल्क के महंगाई और हर घर महंगाई से परेशान है, वो हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं उनकी सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ और उनसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ लाइव टीवी पर कि उनके जज्बात बिल्कुल ठीक हैं। वो जो उन्होंने कहा है वो मज़ीद भी अगर हमें, लेकिन देखिए रियासत सबसे पहले थी। उस जो सूरत हाल 2022 में मुल्क की थी, आप अल्लाह पे यकीन करें, अगर पीडीएम ये हुकूमत ना संभालती, मौजूदा ये 13 जमातें मिल करके इस मुल्क को ना संभाला देते, हो सकता है मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क ना टूट जाता। बाखुदा इस मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही थी। मैं आवाम को बार बार कह रहा हूँ कि देखें हम भी आवाम हैं, हम भी इन सारे प्रॉब्लमों से, मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हम आवाम को आगाह कर रहे हैं कि थोड़े दिन आप परेशानी के हैं। ये IMF से हमारी जान छूट गई। हुकूमत लेने से पहले नहीं तो क्या हम ये हमेशा के लिए ये मुल्क इमरान खान के हवाले कर देते? नहीं, हम उस पार्टी खान नहीं तो लिया तो मजबूर, हमने बचाना था, ये हमारा घर था, ये इमरान खान का घर नहीं है। वो सारी जिंदगी यूरोप में घुमाए फिर आए, वहीं उसका सारा कुछ, दोस्त के बेटे वहीं रहते हैं, 3 4 5 उसकी बीवियां वहीं रहती हैं। कौन है यहाँ उसका यहाँ कुछ नहीं है। वो तो इस मुल्क को दिवालिया करके तोड़ने के लिए, फना करने के लिए आया था। ये जो इक्तदार की लानत हमने अपने मुंह पे मली है, ये इस रियासत को बचाने के लिए मली है। मैं अपनी बहन को भी बता रहा हूँ। उससे पहले हमारे एक भाई ने, जो शायद तला नाम था उनका, उन्होंने जो मैं खुद हम इस महंगाई के तले दबे हुए हैं, हम पूरी हुकूमत परेशान है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब हम ओपनली एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि हमने भी इस रियासत को बचाया है उनके साथ मिलकर, सारी जमातों ने। तो ये थोड़ा सा ये दुश्मन नहीं है। हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं है, हम इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं। हमने इस मुल्क को बचाया है। खुदाया वो एक पार्टी है, हम 13 पार्टियां हैं। क्या हम 13 के 13 इस मुल्क के खिलाफ हैं? हम क्या आवाम नहीं है? क्या हमारे बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते? क्या इस महंगाई का हमें सामना नहीं है? क्या हम पेट्रोल खरीद करके या आटा खरीद करके नहीं खाते? नहीं, एहसास है आपको, बिल्कुल एहसास है। बात आवाम तक ये समझाने की ज़रूरत है कि ये सारी मुसीबतें, परेशानियां ये इमरान खान की पैदा करता, और वो अपने अंजाम को जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। वो बहुत जल्द, अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मुल्क अल्लाह सुभान अल्लाह ने 27वीं रमज़ानुल शब को बनाया था, एक ख़ास मकसद के लिए बनाया था। इस मुल्क का नुकसान अगर हम या हमारे इत्तेहादी भी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के कहर से कोई नहीं बच सकता। मैं ये कहता हूँ कि जिसने इस मुल्क के साथ खलवाड़ किया है, जिसने इस गरीब मुल्क की, हम तो पहले ही बहुत गरीब थे, पहले ही महंगाई के तले थे। आप लोगों ने हमें रिलीफ देने के बजाय हमारी आवाम को, मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सब्र कर लें। इंशाल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये आपके दर्द को समझती है। अभी मैं कल टीवी देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रो पड़े, रियली रो रहे थे वो।
ऐसा नहीं है। नहीं वो अभी लगे हुए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा नाज़रीन, आपने मेरे साथ रहना, बाजवा साहब आपने भी मेरे साथ रहना, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड बाजवा साहब के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और बात कर रही हूँ आवाम की। और ब्रेक की तरफ जब मैं गई थी तो हमारे साथ हमारे गेस्ट रज़ाक बाजवा साहब, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह तमाम आपकी कॉल्स को भी हैंडल कर रहे हैं, मेरे सवालों को भी फेस कर रहे हैं। और वो कहते हैं बिल्कुल हमें देना है, हम इस सीट पर बैठे हैं, हम बिल्कुल जवाब दें और सभी क्राइसिस आएंगे, क्योंकि कभी कभी किसी के किए हुए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की हुई वो कभी कभी दूसरों को सुलझानी पड़ती हैं। अब वो ज़ाहिर बात है बिफोर, यानी कि जब वो उस कंडीशन में होते हैं, अगर वो वहाँ पर ब्रीफ कर दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो उन्होंने उस सिनेरियो में नहीं, उन्होंने नहीं पता और मज़ीद उन्होंने क्या क्या नुकसानात किए हैं वो आप पूरी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर ये 12 पार्टीज मिलकर 13 पार्टीज मिलके, वरना यकीन करें वो सिर्फ आप लोगों के लिए इकट्ठी हुई है कि भाई अपनी बहुत सारी यानी कि एक दूसरे को पॉइंट की हुई बातों को भी इन्होंने दरगुजर किया कि नहीं हमारे मुल्क की बात है, तो ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं पीर साहब, अली पीर साहब के ECHS से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अली भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो पीर साहब आज हम बात कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, आवाम जो एक डिजास्टर से गुजर रही है, तो ये क्या मतलब आगे हमें कैसे हैंडल, आवाम कैसे हैंडल करेगी? आवाम तो मुश्किल में शिकार होती जा रही है, लेकिन ये कि जो 20 रुपए इन्होंने बम गिराया है ये बहुत मुश्किल है। अब इस पे देखते हैं आगे क्या सूरत है। हमारी पीपल्स पार्टी तो हुकूमत जो है काम कर रही है। अभी हमारे नए एनर्जेटिक मेयर साहब भी आए हैं और हमारे यहाँ पे सईद भाई जो है, सईद गनी भाई, वो काम कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं ये जो फेडरल गवर्नमेंट ने पेट्रोल को बम गिराया है, इसको देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन आवाम को फैसिलिटी जो है बहुत मुश्किल जा रही है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात एक की पीर साहब, मैं सुनी की, क्योंकि गुलाम मुर्तज़ा साहब माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पहले भी जो टाइम ड्यूरेशन स्पेंड किया वो भी बड़ा एक्टिव था और वो खुद भी बड़े एक स्पार्किंग पर्सनैलिटी हैं। फिर हमारे मुराद साहब CM साहब भी, वो भी मैंने उनको देखा है कि जब बारिशें होती हैं तो वो घर पे नहीं बैठते, हर वक्त बिजी रहते। और ये और सईद गनी साहब को मैंने देखा है, वो जिस एरिया में बिफोर वोट के जाते हैं वो उसके बाद भी वहाँ पर मुझे नज़र आते हैं और उनका जो है हल्का है बाप वो वहाँ पर वर्किंग चल रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं, यानी कि 6 महीने बाद या साल में या इलेक्शन के बाद कोई अच्छा आपको डिजास्टर पॉजिटिव नज़र आ रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, इलेक्शन या ये तो पीपल्स पार्टी का एक ही विजन है कि पीपल्स पार्टी कहती काम करो और गरीब आवाम की मदद करो। और ये अभी देखें, ये जो नए बिलावल साहब आए ना, बिलावल साहब ने ये फुल बोल दिया है कि काम करना है। अभी देखें मुर्तज़ा भाई आए, फिर ये फरहान गनी जो यहाँ पे चेयरमैन बने, ये सब नौजवान बंदे हैं, ये एनर्जेटिक पूरी भी रात काम करते हैं। अब इंशाल्लाह जो है आपको तब्दीली नजर आएगी, जरूर आएगी। आप हमारे इलाके, ये पूरा इलाका है, रोडें देखें आप, शारे फसल देखें, यहाँ से जाते देखें, पूरा चेंज होता जा रहा है। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पेट्रोल का और बिजली का मसला है ना, ये फेडरल के हम बात चल रही है। कल भी मीटिंग हो रही थी, इस पर बात की थी कि आवाम जो है बहुत परेशान है, इस पर हमें करना चाहिए। वो सुनने वाली थी, तेल का जहाज आया, उससे आप देखें, खुद ब खुद देखें कितनी नेम्स बन रही हैं, लेकिन वो उसका कुछ आवाम से व्हाट्सएप पे रह गई है। लेकिन आवाम जो है ना, बस आवाम को थोड़ा सा रिएक्शन देना पड़ेगा तो पता चलेगा हुकूमत जाग रही है। अली भाई, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं पीपल्स पार्टी से कि आने वाली दौरे हुकूमत, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रही, बाकी तो फिर बेटर है क्योंकि घूमी फिरी हूँ KPK में, क्या कराची को मैं 1 साल बाद 2 साल बाद दुबई जैसा देख सकती हूँ? क्या उम्मीद करूँ? दुबई तो देखे हम कंपैरिजन करेंगे नहीं, लेकिन काम हमारा बताएगा। अभी सब जो है आपके सामने है, कोई भी रात पूरा ओल्ड सिटी बदल दिया है। अभी ये सेंटर में चले हैं, वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चला गया। खुरंगी जैसी एरिया में आप देखें पूरी रोडे बन गई हैं। यानी कि अब थोड़ा सा ये कि हर कोई अपने डोमेन में काम करे, थोड़ा टाइम लगेगा, आप कहना चाह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। वो कल मैं उनके साथ था, उन्होंने बोला था, कहते हैं हमने जो है काम करके देना है, हमें ये नहीं बोलना कि मेरे पास तैयार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने काम करना है। तो ये जो बात है ना, हमने रोना नहीं है, लेकिन हमने काम करके दिखाना है। काम करेंगे तो रोडों में नजर आएंगे, तो पब्लिक भी जैसे पब्लिक बोलने लगी है, अब बोलने लगी है कि भाई ये काम तो कर रहे हैं ना,
अब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इनको। बहुत शुक्रिया अली साहब, पीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हर कोई अपनी बात शेयर करता है और कुछ लोग पार्टी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो जिस एरिया में रहते हैं अगर वहाँ पे वर्किंग हो रही हो तो उनके भी दिल से एक अच्छी पॉजिटिविटी वेव्स आती हैं। सर एक होप्स कर सकते हैं और कहते हैं अल्लाह पाक से उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन क्या हम, क्योंकि सिंध में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो पीपल्स पार्टी का रेशो ज़्यादा है और माशाल्लाह अब तो बिलावल साहब आए हैं तो उनके अंदर एक मतलब यंग एक वर्किंग स्टाइल डिफरेंट बोलना, उनका इम्प्लीमेंट, उनका लोगों को लुक आफ्टर अपनी जो कैबिनेट को करना, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो यानी कि आफ्टर 2 ईयर हम कराची को कुछ बेटर से बेटर अच्छा देख सकते हैं। बहुत ज्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। 2 साल तो आप बहुत ज्यादा कह रही हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ 1 साल में ही आप कराची को जज्बाती पहचान हो नहीं गई। पाएंगी, क्योंकि कराची में देखें सड़कें बन रही हैं और खवातीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही हैं और खवातीन हाँ, के लिए सर एप्रिशिएट पिंक बसेस मैंने कराची में देखी खवातीन की। कराची में 50 साल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यस जड़ से उखाड़ कर उसे तब्दील किया जा रहा है। नई बसेस चल रही हैं हर रूट्स पे बड़ी तादाद में। सर हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर कोई भी, प्लीज आप लोग भी सुन लें जो वहाँ पे बैठे, कभी भी कोई भी पार्टी अगर कोई अगेंस्ट में हो तो अपने मुल्क की चीजों को तोड़ फोड़ ना कीजिएगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है। हम नहीं सर बसेस टूटी ना, मेरा बड़ा नहीं, ये तो जिन्होंने तोड़ी आप उन्हें कोस है ना। आप कराची की सारी जमातों को ना एक बाल्टी खान की पार्टी का नाम लें आप, जिसका नाम इमरान खान था, जिसकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ था। उन्होंने बसें जलाई हैं, उन्होंने फौज पर हमले किए, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान जलाया, उन्होंने मसाजिद जलाए, उन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया। तो आप उन्हें कोसें, आप कम से कम उसे, हम 13 जमातों को तो जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। हमने बचाया मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना हाउस जलाया है। मैं समझता हूँ नहीं, अपने मुल्क की अमलात को नुकसान पहुंचाना कोई भी, मैं उनको भी जब अच्छी बात जैसे उनसे इक्तदार गया तो वो बुकला गए, पागल हो गए। वो तो ताहयात प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आए थे। वो तो निजी महफिलों में मैं रहा हूँ कुछ अरसा, मेरे से गलती हुई, उनके साथ में कुछ अरसा रहा हूँ, तो मैं सुनता था वो तो कहते थे कि जी अगले 5 साल उससे, अगले 5 साल उससे। तो मैं समझता था कि क़यामत तक इक्तदार में रहने के लिए आए, क़यामत तक, जब तक अल्लाह सुभान अल्लाह क़यामत लाएगा, हमारा ईमान का हिस्सा। और जब उस वक्त तक इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर, ये बातें करते थे, आता जाता कुछ भी नहीं था। अपने घर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर हाउस 17 किलोमीटर दूर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है बनीगाला से। जवान का बच्चा हेलीकॉप्टर में आता था वहां और बातें करता था साइकिल की। इन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैं पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूं कि पहचाने, देखें, मुनाफिकों को देखें, नौसरबाजों को देखें, फराडियों को देखें। इन्होंने किस तरह झूठ बोला, हमें किस तरह बहकाया कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा। कोई दीवार गिरी आज तक? एक ईंट नहीं ली। और इनका गवर्नर वहां बैठकर क्या करता था वो सबको पता है। क्या बातें कर रहे हैं ये? तो मैं समझता हूं कि कामरान टसोरी साहब ने तो बड़ा अच्छी टसोरी साहब की मैं तारीफ कर रहा हूं। वो कराची के लाखों नौजवानों को आईटी का कोर्स करवा रहे हैं, वो लोगों को राशन दे रहे हैं। कामरान टसोरी साहब जैसा गवर्नर तो मैं समझता हूं कि सिंध की तारीख में नहीं आया। वाकई में बहुत नो डाउट। हालांकि वो हमारी पार्टी से नहीं है, वो एमकेएम से हैं या पता नहीं किस पार्टी से, मुझे नहीं पता, लेकिन सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन मैं समझता हूं कि कामरान टसोरी साहब, मैं आपको सलाम करता हूं। आप देखें उस शख्स ने, जैसे गवर्नर एक बड़ा होता है, उसने अपने गवर्नर हाउस के बाहर घंटी लगा दी है कि आओ मुझे, आप उसे खड़काएं और मुझे बताएं। चलें अगर उन्होंने कुछ करने का जज्बा तो है तो कामरान टसोरी जिंदाबाद। सर पूरे रमजान में हजारों की तादाद में रमजान में सबको अफ्तारी उन्होंने करवाई। ईद पर आप आम आवाम के लिए तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अप्रिशिएट कर रही है और हम मिलकर के उनके साथ काम कर रहे हैं। हमें गवर्नर से बिल्कुल कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि गवर्नर एक पार्टी का और वजीर आला दूसरी पार्टी का होता है तो वहाँ थोड़ा सा खिंचाव होता है। लेकिन पहली बार कामरान टसोरी साहब जब से गवर्नर सिंध के बने और हमारे मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं हमारी पार्टी के, तो इंशाल्लाह ऐसे वो भाइयों की तरह मिलकर के हम काम कर रहे हैं, सूबे को संवारने की कोशिश कर रहे हैं और इसे दोबारा, इस उतरी हुई ट्रेन को दोबारा पटरी पे लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं मिलकर। और मैं समझता हूँ कि कराची आप 1 साल के बाद पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब और सलमान बिलोच जो हमारे मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, दोनों नौजवान हैं। एक तो दूसरी बात है उन पे चेक एंड बैलेंस बहुत है। और चेक एंड बैलेंस किसका है? बिलावल भुट्टो साहब का, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन है। वो खुद उन्हीं के नामजद करदा ये दोनों शख्सियात हैं पार्टी की।
और इन पर पार्टी का भी बहुत प्रेशर है और इन पर खुद पे भी बहुत प्रेशर है। ये बहुत ज़्यादा जवाब दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ करके जाते हैं कि जी हमने ये काम क्या मैं आज नोटेड कर लूँ रज़ाक बाजवा साहब, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स पार्टी, अगस्त 2023, क्या मैं उम्मीद करूं कि जो अब महंगाई का रेशो है, क्या वो आपकी, जिस तरह आप लोग वर्किंग कर रहे हैं और आप अपनी पॉजिटिविटी यहाँ पर, जाहिर सी बात हम जो देख रहे हैं आप बता रहे हैं, तो क्या हम आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि आवाम को थोड़ा ये तसल्ली अगर होती है कि यार अभी 1 साल बाद हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा और हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, क्या मैं 1 साल के बाद उम्मीद करूं कि आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती हो जाएगी? इंशाल्लाह मैं अल्लाह पाक से भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बीबी कहे कि था ना रोटी कपड़ा और मकान, तो फिर ये हमारा मंशूर ये है, बुनियादी ज़रूरत, ये तो हमारी पार्टी का मंशूर है और इस पर हम कारबंद। अब क्योंकि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली जमात की हुकूमत नहीं है, वफाक में 13 जमातें हैं और फिर 13 जमातों को ही पता है इस मुल्क का खजाने का क्या हाल है, इस मुल्क के साथ क्या खलवाड़ हुआ, इस मुल्क पे कर्जे कितने हैं, हमने उतारने कैसे। हम सारी जमातें मिलकर के सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पर इस वक्त कि सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले रियासत ये कायम रहेगी, ये हमारा घर कायम रहेगा तो इंशाल्लाह इसे हम रंग रोगन भी कर लेंगे, इसके खिड़की दरवाजे पर्दे भी चेंज कर लेंगे। अगर ये घर हुआ, खुदा ना करे अगर ये घर ही, जिस तरह इस घर को तोड़ा जा रहा था, जिस तरह इस घर को घर का खात्मे की तरफ ये कुछ लोग जा रहे थे, तो एक तो वो नाकाम हुए और वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले। दूसरा इंशाल्लाह मैं किसी जमात, पीडीएम की किसी जमात पर मुझे कोई ज़रा सा भी शक नहीं है। हम सब मिल कर के पाकिस्तान को बनाने बचाने के लिए कोशिश है और ये आप देखिएगा कि ये मुल्क भी तरक्की करेगा और शहर कराची भी, क्योंकि अब हमारी सूबाई गवर्नमेंट और कराची की गवर्नमेंट, अक्सर ऐसा होता था कि सूबे में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती थी और कराची सिटी में जो गवर्नमेंट होती थी वो एमकेएम की होती थी या आप किसी की भी कह लें। मैं तो वो वहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे पे इल्जामात आते थे कि जी मुझे फंडिंग नहीं मिल रही, कराची का मेयर क्लैश नहीं हो रहा, नहीं होगा इंशाल्लाह नहीं होगा। आप देखें कि मेयर कराची को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल है। हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मिलकर दिन रात अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम, जो मांगते हैं हमें इलाकों में मिल रहा है। तो इंशाल्लाह जिस रफ्तार से कराची को तब्दील करने के लिए मुर्तज़ा वहाब और सलमान बलोच और उनकी टीम काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल में हम इसे दुबई या स्विट्ज़रलैंड तो नहीं बना सकें, लेकिन एक अच्छा शहर बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये अच्छा है आप लोगों ने, चलें जो भी आपके अभी चल रहा है प्लानिंग, नहीं हमने आवाम में जाना है, बिल्कुल। हमें जवाब दे। हमें पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची ने बहुत पहली बात आपने खुद ही कह दी कि हमने, अगर मानना चाहिए ना जो हकीकत, बिल्कुल हमें पहले वोट मिलता था कराची में, लेकिन वो इतना वोट नहीं मिलता था जिससे हमारा मेयर आ जाए। पहली बार कराची की आवाम ने हम पर एतमाद किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कराची की आवाम का, मैं मशकूर हूँ कराची की आवाम का। इलेक्शन आ रहे हैं और आगे फिर हमने इलेक्शन में जाना है और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह लोकल बॉडी में वोट मिला है, हम सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें भी हमारी बढ़ रही हैं कराची में इंशाल्लाह। मैं सच कह रही हूँ, मैं देखें इतना मैं घूमी फिरी हूँ, लाहौर में घूमी हूँ और केपीके में तो बहुत ही ज़्यादा घूमी हूँ। आप यकीन करें मुझे वहाँ पर कहीं पर भी बहुत बड़े जैसे चाहे छोटी गलियों में हो या बड़ी गलियों में हो या रोड हो, कहीं पर भी पिकनिक प्लेसेस में गई हूँ, मुझे कहीं कचरा और गंदगी नज़र नहीं, ना गलाजत नज़र आई, जबकि वहाँ पे सीवरेज सिस्टम वैसा नहीं है, उसके बावजूद गंदगी नहीं। आप देखें, मैं चाहती हूँ कराची में भी अल्लाह करे आप लोग जैसे प्लानिंग में आप आ रहे हैं, छोटे एरिया बहुत हैं, जैसे साइड एरिया देख लें, नॉर्थ नाज़िबाबाद, महाजर कैम्प और रशीदाबाद में इलाकों के मलीर अंदर छोटी छोटी मार्केट्स हैं। यकीन करें मैं लाहौर के छोटे छोटे बाज़ारों में भी गई हूँ ना, वहाँ पर भी सफाई का ख्याल रखा गया। तो आप ये ना कहीं वो छोटी गलियाँ, जैसे सदर का एक छोटी छोटी गलियाँ, लेकिन वो एक हर एरिए पर एक पर्सन मुकर्रर होता है। जैसे बल्दियाती इलेक्शन में एक पूरा कुछ ना कुछ आपके मेंबर्स होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लुक आफ्टर होता है। तो मैं कहती हूँ अगर अल्लाह करे आप लोग अगर अच्छी प्लानिंग करते हैं तो कराची में किसी भी जगह पर भी जाऊँ तो मुझे लगे वाकई में
कोई है जो इक़्तिदार में आवाम के लिए सोच रहा है। लेकिन आप देखें जैसे ही बारिशें होती हैं, बच्चे यूनिफॉर्म में गटर में गिर रहे हैं और दीवार से चिपक के जा रहे हैं, मैयतें जो हैं वो मैं क्या कहूँ, अच्छा मैं बहुत बुरा समझूंगा, हाल होता है। एक चंद सेकंड लूंगा मैं आपकी बात का जवाब। जी, जी, जी। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कराची जहाँ बहुत खुशकिस्मत शहर है, वहाँ थोड़ी सी बदकिस्मती भी है। इस शहर में एक समंदर है बहुत बड़ा, और इसका दिल भी समंदर की तरह है। आप देखें कि लाहौर को मजीद बढ़ने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है। उनके पास ज़रूरी ज़मीनें, अब जो सोसाइटियाँ बन रही हैं वो एक ज़रूरी ज़मीनों पर बन रही हैं, वहाँ पर कोई ऐसा एरियाज नहीं थे। लेकिन कराची क्योंकि समंदर है, इसने सबको समोया। कराची में कच्ची आबादियों का एक जाल बिछ गया है। कराची इतना बढ़ गया है कि ये एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर गया है। शराबगोड़ से आगे जाओ तो नहीं जी, शराबगोड़ तो शहर में आ गया है। आप शराबगोड़ को उससे आगे, मैंने कहा उससे आगे चले जाए तो आप कच्ची आबादियां नजर आएंगी। जो आप बहरिया टाउन से आगे चले जाएं, वहाँ सोसाइटियां बन रही हैं। नूरियाबाद, ये सब देखा वैसे। मामला ये है, या इसलिए यहाँ आबादी ज्यादा है, और ये सारे पाकिस्तानियों का शहर है, ये कोई पाबंदी नहीं है, आना चाहिए सबको। इसलिए यहाँ की जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या मेयर या जो मुंतखब नुमाइंदे, वो बेचारे इसे दुरुस्त करते हैं, ये फिर और आगे बढ़ जाता है। इसे दुरुस्त करते हैं, कच्ची आबादियां बन रही। देखिए जहाँ एक बड़ी आबादी जहाँ बनती है, वहाँ उन्हें सीवरेज का निज़ाम भी चाहिए, उन्हें वाटर भी चाहिए, उन्हें बिजली भी चाहिए, उन्हें कचरे। अब वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो मुलाजमीन होते हैं वो इतने नहीं होते कि रोज़ आबादी बढ़े किसी शहर की, और वो बात तो फिर उनके लिए नई भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। एक तो बड़ी बदकिस्मती ये है। मैं मेयर साहब से भी गुजारिश करूँगा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपनी पार्टी की गुजारिश करूँगा कि कराची में KMC मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में रिटायर हो चुके हैं, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में, जिन्होंने अपनी उम्रें गुजारी और उन्होंने इस शहर की खिदमत की, लेकिन नए अपॉइंटमेंट नहीं हुए, नई भर्तियाँ नहीं हुई। तो मैं सबसे पहले तो मेयर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि कराची को साफ़ सुथरा करने के लिए आप बड़ी मुलाजमतें खोलें, और हमारे जो मसीह भाई हैं उन्हें मुलाजमतें दें कराची को, ताकि साफ़ सुथरा रखा जा सके। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगी आपके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत मैं आपका बहुत मशकूर, आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे शहर की और मुल्क की सूरत हाल में बात करने का सर, हम लोग मौका वाकई में हम लोग बिल्कुल आंसर जवाब देने का राइट रखते हैं, जिस तरह लोग सवाल करने का, और हमें उनको क्लियर करना चाहिए। हम लोग मैं कहता हूँ अभी भी लोग हमारे हम साथ चोर थोड़ी है जो भाग जाए। नहीं, लोग अभी भी बेचारे हम इतना अपने दिल की भड़ास तो निकाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह की महंगाई है, और अगर हम भी तो आवाम है, अगर मैं उनकी जगह बैठा हूँ मैं इससे भी ज्यादा कहने की पोजीशन में आ जाऊंगा। बिल्कुल लेकिन मैं फिर से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे गुजारिश करता हूँ, अपनी आवाम से बात करें, मैसेज दें इनको। आपका मुल्क है, आपका शहर है, इंशाल्लाह ये जो लोग भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके बाजू हैं, आपकी आंखें। आप ऐसा कतई ना समझिएगा कि हम इस मुल्क को या इस शहर को, अल्लाह ना करे, कोई लूटने के लिए आए। हम तो अपने आप को लुटा रहे हैं, अपने आप को बदनाम किया इन सारी पार्टियों ने, और एक मुल्क को आके संभाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी आप पाकिस्तान के तमाम इस्टेब्लिशमेंट के इदारों से पूछ लें, पाकिस्तानी आवाम से पूछ लें। हाँ, एक पार्टी इक़्तिदार में नहीं है, वो चीखें मार रही है, वो इल्ज़ामात की उसने सियासत की है सारी उम्र, और वही कर रही है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं, ये मुल्क अब आपके हाथों में है, ये मुल्क आपका है, हमारा है, हम मिल करके इसे संभालेंगे। ये महंगाई को भी काबू में करेंगे, रोज़गार को भी काबू में करेंगे। आप लोगों के हम साथ खड़े हैं, हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। तो इंशाल्लाह ये वतन आपका भी है, हमारा भी है। वैसे भी अगस्त का महीना है, और आइंदा अगस्त तक, जिस तरह भी सभी साहिबा ने कहा है, हम इस मुल्क को बहुत बेहतरीन कंडीशन में लाने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया रज़ाक बाजवा साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ पीपल्स पार्टी से रज़ाक बाजवा साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू मेरे साथ उनकी रही, और हमने बस अपने मुल्क की अक्कासी करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स को या डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया मेरे तमाम कॉलर्स का जिन्होंने कॉल्स की और अपनी बात हमने बिल्कुल लाइवली, आपके कोई फ़ोन नहीं काटा, हमने आपकी लाइवली यहाँ पर बात की है। और इंशाल्लाह जब भी, एवरी फ्राइडे जब भी आप मेरे साथ बात करेंगे तो आप अपने मसले मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ पॉइंटेड की जाती है तो ज़रूर, और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी, अगर किसी के एरिया में कोई ख़ास प्रॉब्लम्स है तो देन आप हमारे पास एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं। तो जो भी रेलिवेंट पर्सन होगा, कोशिश करेंगे हम उस बात को आगे तक पहुंचाएं। आपके गलियों में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके मोहल्ले में स्नैचिंग भी है, बहुत कुछ है, यकीन करें मेरी कोशिश है आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ग्रेजुअली
वो चीज़ें जो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, लेकिन इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी आवाज़ बनेगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन करूँगी। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।